वेलकम। आज हम पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी, बेसिक एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का ये है वीडियो लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन अक्सर ये दो टर्म्स एक साथ इस्तेमाल की जाती हैं। बेसिक एब्जॉर्प्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एब्जॉर्प्शन क्या थी कि एक ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर मूव करना, यानी एक ड्रग जब ब्लड में मूव कर जाती है इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ ड्रग विच रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जब ब्लड में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है तो कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, यानी ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है जो ब्लड के अंदर पहुंच जाती है, उसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। ये हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो एक्सटेंट में मैंने आपको कहा था कि कितनी मिकदार एब्जॉर्ब होती है, तो वो जितनी मिकदार एब्जॉर्ब हो जाती है उस मिकदार से बनती है बायो अवेलेबिलिटी। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई ड्रग आप ले रहे हैं इंट्रावीनियसली यानी डायरेक्टली आप एक ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं ब्लड में, तो अगर वो ड्रग 100 mg की थी तो यानी पूरी की पूरी 100 mg ब्लड में आ गई, तो दैट मीन्स इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 100% है। लेकिन अगर कोई ड्रग आपने ओरल ली है, ओरल आप एक ड्रग लेते हैं, वो जाती है जीआईटी में। अब जब वो जीआईटी में चली जाती है तो कुछ ना कुछ ड्रग जीआईटी में रह जाती है, कुछ इंटेस्टाइन के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है और एक अच्छा खासा पोर्शन उसका ब्लड में चला जाता है। जो भी है 100% ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, यानी 90% एब्जॉर्ब हो जाएगी, 95% एब्जॉर्ब हो जाएगी, इवन 98% एब्जॉर्ब हो जाएगी, 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, कि जब आप एक ड्रग लेते हैं तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी कंसंट्रेशन में पहुंचती है, इसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अब हमें कैसे पता चलता है या हम किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करते हो। अब स्टैंडर्ड आपको पता है वो इंट्रावीनस है, यानी जब भी आप ड्रग आईवी देते हो तो जाके 100% बायो अवेलेबिलिटी आती है। तो एक तो आपने स्टैंडर्ड ले लिया आईवी इंट्रावीनस, उसके साथ बाकियों का आप कंपेयर करेंगे। जैसे कि अब फर्ज कीजिए पर ओरल आप कोई टैबलेट ले रहे हैं, टैबलेट को आप आईवी से कंपेयर करते हैं। आईवी आपको पता है इंट्रावीनस की बायो अवेलेबिलिटी 100% है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना तो है नहीं, तो सारी की सारी ब्लड चली गई, सारी की सारी ड्रग चली गई ब्लड में। अब जब आप पर ओरल लेते हैं तो पर ओरल की एब्जॉर्प्शन 100% से कम होती है। तो आप क्या करते हैं बेसिकली, F इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ओरल एंड एरिया अंडर द कर्व आईवी। F से बनती है बायो अवेलेबिलिटी, और आप ओरल का जो एरिया है उसको डिवाइड, ओरल के एरिया को डिवाइड कर देंगे इंट्रावीनसली। कैसे? इस ग्राफ को अगर आप समझें तो एक आपके पास है, जब आपने ड्रग दी वो 100% आ गई, तो ये 100% है, और ये जितना भी आपके पास एक एरिया कवर होता है ये सारा का सारा एरिया आईवी का है। अब जब आप एक ड्रग लेते हैं ओरली, तो ओरली वो डायरेक्ट 100% तो नहीं है, पहले वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी। तो ये देखिए कर्व ऊपर जा रही है, तो ये जो कर्व ऊपर जा रही है ये एब्जॉर्प्शन है। फिर वो एक स्टेडी स्टेट आता है और उसके बाद वो एलिमिनेट होता है, तो उसका एरिया अंडर द कर्व काफ़ी कम है। तो इस एरिया अंडर द कर्व को आप डिवाइड कर लेंगे आईवी के एरिया अंडर द कर्व से। एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया जाता है, उसके कैलकुलेशन का एक अलग मेथड है, वो फिर बाद में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझना है कि ओरल को डिवाइड करेंगे आईवी से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर होगा एक किसी स्पेसिफिक ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अब है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बायो अवेलेबिलिटी, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जब आप कोई ड्रग ले रहे हो ना जीआईटी के ज़रिए, तो सबसे पहले क्या होता है, थोड़ी बहुत ड्रग तो लिवर मेटाबोलाइज कर लेता है, यानी वो अभी अपनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची ही नहीं, जबकि लिवर ने पहले से उसको मेटाबोलाइज कर लिया। तो एक तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी यहाँ से कम हो गई। फिर जीआईटी की जो वॉल होती है, गट की वॉल के अंदर भी छोटे छोटे से इंजाइम्स हैं, वो उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेते हैं।
इसके साथ साथ जो है ड्रग की एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही थोड़ी बहुत मेटाबोलाइज हो गई है, तो जिसकी वजह से 100% ड्रग अवेलेबल नहीं होती। अगली चीज़ है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। अब जब आपने एक ड्रग बनाई है तो वो ड्रग जो है वो जीआईटी से ब्लड में जाने के लिए पहली शर्त यह है कि वो सॉल्युबल हो और वो लिपिड मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सके। तो देखिए सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट है कि अ ड्रग शुड लार्जली बी लिपोफिलिक। एक ड्रग को ज़्यादातर लिपोफिलिक होना चाहिए, लेकिन लिपोफिलिक होने के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्वस सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि वो बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्युबल भी हो और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस भी कर सके। ऐसी ये केस होता है आइडियल केस कि एक ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए, साथ साथ थोड़ी एक्वस सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जो ज़्यादातर ड्रग्स बनाई जाती हैं वो या तो वीक एसिड्स होते हैं या वीक बेसिस होते हैं या फिर उनके सॉल्ट्स होते हैं। साल्ट होने की वजह से वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। वीक एसिड्स या वीक बेसिस जो है वो उसको थोड़ा बहुत लिपोफिलिक बनाते हैं ताकि ड्रग एब्जॉर्ब हो सके। जो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी, अगर एक ड्रग को बहुत हाइड्रोफिलिक बना देंगे तो वो सॉल्युबल तो होगी लेकिन वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स तो लिपिड बाइलेयर हैं जो कि नॉन पोलर हैं। और अगर इसके बिल्कुल उल्टा काम कर दें, बहुत ही ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग बना दें, उसका नुकसान ये है कि वो एक्वस फ्लूइड्स में सॉल्युबल नहीं होगी, तो वो बॉडी में जो आपके पास मुख्तलिफ तरह के फ्लूइड्स हैं उनमें एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी। लिहाजा ना वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक हो ना वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हो। तो एक ड्रग कैसी होनी चाहिए? ज़्यादातर लिपोफिलिक होनी चाहिए विद एक्वस सॉल्युबिलिटी। सो ये एक आइडियल केस है। इसके बाद है केमिकल इंस्टेबिलिटी। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्टेबल नहीं होती, जैसे कि आप जीआईटी से लेंगे पेनिसिलिन जी, तो पेनिसिलिन जी स्टमक के अंदर जो है स्टेबल नहीं है, हाईली एसिडिक पीएच में वो डीनेचर हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि आपके पास मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन ड्रग्स हैं लाइक इंसुलिन आप ओरली नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास जो स्टमक में छोटे छोटे से एंजाइम हैं वो उस इंसुलिन को डिग्रेड कर देंगे। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो केमिकली स्टेबल नहीं होती और इनकी इंस्टेबिलिटी की वजह से वो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% नहीं होती, कम हो जाती है। उसके बाद है नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन, यानी जो ड्रग किस फॉर्म में आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक तो पार्टिकल साइज़, जितना फाइन पार्टिकल साइज़ होगा उतनी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी। इसके अलावा सॉल्ट फॉर्म, अक्सर ड्रग के साथ आपने देखा होगा कि सॉल्ट्स बना दिए जाते हैं। वो सॉल्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि सॉल्ट फॉर्म में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म, जो आपके पास पाउडर ड्रग्स होती हैं, ड्रग का अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। कुछ ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ क्रिस्टल फॉर्म्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फिर हैं एंटेरिक कोटिंग्स, जैसे ड्रग के ऊपर एंटेरिक कोटिंग कर दी जाती है कि वो स्टमक से एब्जॉर्ब ना हो, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, तो एंटेरिक कोटिंग का भी बायो अवेलेबिलिटी पे असर पड़ता है। और कुछ होते हैं एक्सिपिएंट्स, यानी एक मेन ड्रग के जो साथ साथ एक्सिपिएंट होते हैं, वो एक्सिपिएंट्स भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन या बायो अवेलेबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। सो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी आपके पास, जो मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जो किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। सो ये हमारे पास था बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन का टॉपिक, और साथ में हमने एब्जॉर्प्शन के बायो अवेलेबिलिटी को भी समझा है।